हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो ये टॉपिक इस समय हम लोग बिजनेस स्टडीज का पढ़ रहे हैं एंड बिजनेस स्टडीज का ये जो सब्जेक्ट है हमारा, इस सीरीज में आज मेरा 48 लेक्चर वीडियो है। 47 लेक्चर मैं ऑलरेडी इस बिजनेस स्टडीज के सब्जेक्ट पे अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने बहुत डिटेल में कॉमर्स के बिजनेस के जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं वो डिटेल में पढ़े हैं, राइट। एंड ये जो बिजनेस फाइनेंस का ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर पे आज मेरा दूसरा लेक्चर वीडियो है, राइट। तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा एंड आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि बिजनेस फाइनेंस होता क्या है, ठीक है। फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है ये डिटेल में पढ़ा एंड सोर्सेज ऑफ फंड का क्लासिफिकेशन हमने डिटेल में देखा था पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए फिर एंड आज हम ये जो सोर्सेज ऑफ क्लासिफिकेशन है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको केवल वो टेबल दिखाई थी, वो फ्लो चार्ट दिखाया था। आज हम सोर्सेज ऑफ जो फंड है उसको आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके प्रोज देखेंगे, कॉन्स देखेंगे कि जो सोर्सेज हैं उनकी कुछ एडवांटेजेस हैं एंड कुछ लिमिटेशन है, उनको हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो डायग्राम है ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी दिखाया था, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ठीक है, या सोर्सेज ऑफ कह लीजिए फंड, यानी फंड की रिक्वायरमेंट जो बिजनेस को होती है उसके सोर्सेज को हम 3 बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। 3 बेसिस पे इन सोर्सेज को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला बेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, यानी ड्यूरेशन के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। तीसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ जनरेशन, सोर्स ऑफ जनरेशन सॉरी, ठीक है। तो ये 3 बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ कि एक एक बेसिस है क्या और इसमें फर्दर क्या क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। तो हम ये सारे ये जो जितने टॉपिक आप देख रहे हैं ना, इसमें जितना आपको ये सब टॉपिक है ये सब हमें डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में, राइट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और एक बात कहूंगी कि अगर सोर्सेज ऑफ फंड के बारे में क्वेश्चन में पूछा जाए तो ये जो डायग्राम है ना, ये जो फ्लो चार्ट है, ये आप जरूर एग्जाम में बनाइएगा, राइट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला जो बेसिस है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। तो जब ड्यूरेशन के बेसिस पे, पीरियड के बेसिस पे डिवाइड किया जाए तो जो सोर्सेज ऑफ फंड होते हैं वो 3 टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है लॉन्ग टर्म सोर्स, एक होता है मीडियम टर्म सोर्स, एक होता है शॉर्ट टर्म सोर्स, ठीक है। पीरियड के बेसिस पे डिवाइड करना, इसका मतलब क्या है कि जो फंड रेज कर रही है, ये जो कंपनी है, ये जो मार्केट से फंड रेज कर रही है, बाहर से फंड जो रेज कर रही है वो कितने ड्यूरेशन के लिए कर रही है, बाहर से नहीं। ये सिंपली समझ लीजिए कि जो बिजनेस है उसको जो फंड चाहिए वो कितने ड्यूरेशन के लिए चाहिए, ठीक है, कितने पीरियड के लिए, कितने ड्यूरेशन के लिए चाहिए। तो उस बेसिस पे 3 टाइप के हो सकते हैं सोर्सेज ऑफ फंड, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड, मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फंड एंड शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड, ठीक है, कितने ड्यूरेशन के लिए चाहिए। तो लॉन्ग टर्म सोर्स क्या हो सकता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म सोर्स क्या हो सकता है। तो देखिए जब जब किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो फंड की रिक्वायरमेंट है वो 5 साल से ज्यादा ड्यूरेशन के लिए है, ठीक है, कोई कंपनी है उसको 5 साल से ज्यादा ड्यूरेशन के लिए फंड चाहिए, तो वो क्या ऑप्शन चूज करेगा, वो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड से पैसा रेज करेगा, ठीक है। यही मतलब है लॉन्ग टर्म सोर्स। लॉन्ग टर्म सोर्स का मतलब क्या है कि अगर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फर्म की 5 साल से ज्यादा ड्यूरेशन के लिए फंड चाहिए तो लॉन्ग टर्म सोर्स यूज किया जाएगा। एंड इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है शेयर्स के फॉर्म में कंपनी फंड रेज कर सकती है, डिबेंचर इशू कर सकती है, या लॉन्ग टर्म बोरोइंग या लोन उठा सकती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो 5 साल से ज्यादा ड्यूरेशन के लिए फंड मिल जाएगा ऑर्गेनाइजेशन को, राइट। और एक बात और है, जनरली कोई भी कंपनी लंबे समय के लिए फंड क्यों रेज करेगी, कोई भी बिजनेस जो है लंबे समय के लिए फंड किस लिए चाहिए होगा, जनरली जो है वो फिक्स एसेट्स के लिए चाहिए होता है। हम पढ़े हैं ना, करंट एसेट होता है, फिक्स एसेट होता है। तो फिक्स एसेट मतलब प्लांट हुआ, मशीनरी हुई, लैंड हुआ, बिल्डिंग हुई, ठीक है। तो फिक्स एसेट को खरीदने के लिए, फिक्स एसेट को एक्वायर करने के लिए जनरली जो बिजनेस होते हैं वो क्या यूज करते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड, ठीक है। लंबे समय के लिए पैसा चाहिए होता है, 5 साल से ज्यादा ड्यूरेशन के लिए चाहिए तो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड। दूसरा आता है मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फंड। तो मीडियम टर्म यानी 1 साल से 5 साल के लिए अगर मुझे पैसा चाहिए, ठीक है, मेरी कंपनी है, मुझे अगर 1 साल से 5 साल तक के लिए पैसा चाहिए तो मैं मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फंड यूज करूंगी, ठीक।
देखिए मैंने लिखा है इट इज यूज्ड व्हेन फंड इज रिक्वायर्ड फॉर पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 ईयर, यानी 1 साल से लेके 5 साल के ड्यूरेशन के लिए अगर फंड चाहिए तो फिर क्या होगा, मीडियम टर्म सोर्स यूज किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, और तो इसमें क्या क्या मीडियम टर्म में क्या क्या आता है, 1 साल से 5 साल तक के लिए फंड की रिक्वायरमेंट है, तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है बोरोइंग फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक से आप बोरो कर सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट ले सकते हैं, लीज फाइनेंसिंग ले सकते हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं। तो ये सब जो सोर्सेज हैं यहां से आपको 1 साल से लेके 5 साल तक के लिए पैसा मिल जाएगा। ठीक है, आप फंड रेज कर सकते हैं। तो ये हो गया मीडियम टर्म। तीसरा क्या है, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड, नाम से ही समझ में आ रहा है शॉर्ट टर्म, यानी कम समय के लिए अगर हमें फंड की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कम समय मतलब क्या हुआ, 1 साल से कम ड्यूरेशन के लिए अगर मुझे फंड की रिक्वायरमेंट है तो मैं शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड यूज करूंगी। ठीक, इसमें मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, इसमें मैं ट्रेड क्रेडिट के थ्रू फंड रेज कर सकती हूँ, या किसी कॉमर्शियल बैंक से लोन ले सकती हूँ, कॉमर्शियल पेपर इशू किया जा सकता है, तो इससे मुझे 1 साल से कम ड्यूरेशन के लिए फंड मिल जाएगा। ठीक, अब ये जो टर्म है ना, कॉमर्शियल पेपर, ट्रेड क्रेडिट में भी आपके लिए न्यू टर्म हो। ठीक है, तो ये सारे टर्म अभी हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में एक एक टर्म पढ़ेंगे। कॉमर्शियल पेपर क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशन क्या है, ट्रेड क्रेडिट क्या है, क्या एडवांटेज है, क्या लिमिटेशन है, ठीक है, लोन वगैरह क्या है, ये सब एक एक टॉपिक हमें डिटेल में पढ़ना है आने वाले लेक्चर में। ठीक है, तो अभी केवल मैं आपको ये क्या क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं केवल नाम बता रही हूँ, डिटेल में हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड। और एक बात और है कि शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड किस लिए यूज होता है, जनरली करंट एसेट को फाइनेंस करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन में जो करंट एसेट है, करंट एसेट मतलब इन्वेंट्रीज जो हुआ, रॉ मटेरियल हुआ, इन्वेंट्रीज जो हुआ, उसके लिए पैसा जनरली करंट, मतलब वो सब क्या होता है, वो सब करंट एसेट होता है। तो इसके लिए पैसा क्या होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए चाहिए होता है। ठीक है, 1 साल के अंदर ड्यूरेशन के लिए चाहिए होता है, तो हम शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड यूज करते हैं। या अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, कहीं पेमेंट वगैरह करना है, ठीक है, तो वो सब शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड उसके लिए यूज किया जाता है। तो ये हो गए आपके ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। ठीक है, जब ड्यूरेशन के बेसिस के लिए, जब ड्यूरेशन के बेसिस पर, यानी कितने ड्यूरेशन के लिए हमें फंड रेज करना है, इस बेसिस पर जब सोर्सेज ऑफ फंड को डिवाइड करें तो 3 बेसिस पे होते हैं, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे अगर सोर्सेज ऑफ फंड को डिवाइड करें तो 2 टाइप के होते हैं, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे डिवाइड करें तो सोर्सेज ऑफ फंड 2 टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है ओनर्स फंड और एक होता है बोरोड फंड। ठीक, ओनर्स फंड क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, ओनर्स फंड, ओनर मतलब मालिक। ठीक है, तो जब फंड इज प्रोवाइडेड बाय द ओनर ऑफ द एंटरप्राइज, जो भी एंटरप्राइज है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे आपका कंपनी हो, तो तीनों टाइप की एंटरप्राइज में जब ओनर पैसा दे, जब ओनर फंड प्रोवाइड करे तो उसे कहा जाता है ओनर्स फंड। ठीक, मैंने आपको बताया था ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 3 टाइप का होता है। कोई बिजनेस क्या हो सकता है, या तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, या पार्टनरशिप फर्म हो सकता है। सोल प्रोप्राइटर मतलब सिंगल ओनर, मैंने कोई दुकान खोली, प्रॉफिट पूरा मेरा, लॉस पूरा मेरा, रिस्क पूरा मेरा है, दैट इज सोल प्रोप्राइटर। पार्टनरशिप जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर कोई बिजनेस शुरू करें, प्रॉफिट लॉस को शेयर करें, दैट इज पार्टनरशिप, फंड भी कंट्रीब्यूट करें। एंड तीसरा फॉर्म क्या है, कंपनी है। ठीक है, तो ओनर्स फंड क्या है, जब भी जो ओनर है इंटरप्राइज का, वो इंटरप्राइज तीनों में से कुछ भी हो सकती है, जब इंटरप्राइज का ओनर फंड प्रोवाइड करता है तो उसको कहा जाता है ओनर्स फंड। ठीक, जब इंटरप्राइज का जो ओनर होता है वो जब फंड प्रोवाइड करता है, इसको कहा जाता है ओनर्स फंड। इंटरप्राइज आपके सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, शेयर हो, या फिर आपके अगर कंपनी है तो कंपनी में क्या होते हैं, कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर होता है ना, जिनकी कंपनी में हिस्सेदारी होती है, तो वो जब फंड प्रोवाइड करे तो उसे कहा जाता है ओनर्स फंड। ठीक, अब ओनर्स फंड में एक तो आता है कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या है, ये इन लोगों ने जो पैसा कंट्रीब्यूट किया है, ये जो इंटरप्राइज है, इसमें अगर ये सपोज करिए कंपनी है, इसके शेयर होल्डर ने जो पैसा इसमें लगाया है वो क्या होगा, वो कैपिटल कहा जाता है ना। ठीक, तो ओनर्स फंड में आपका कैपिटल भी आता है, प्लस इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो भी आती है, ओनर्स फंड में आपका प्रॉफिट री इन्वेस्टेड भी आता है। प्रॉफिट री इन्वेस्टेड मतलब ये जो कंपनी है, इसने जो भी प्रॉफिट कमाया, ठीक है, उसको वापस फिर से कंपनी में इन्वेस्ट किया गया, उस प्रॉफिट को वापस जो कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है, ये भी ओनर्स फंड में आता है। तो ओनर्स फंड में एक तो आपका आता है कैपिटल, कैपिटल मतलब शेयर होल्डर ने जो पैसा कंट्रीब्यूट किया, दैट इज कैपिटल, वो आता है, प्लस जो भी प्रॉफिट इज
कंपनी ने अर्न किया है उसको वापस री इन्वेस्ट अगर किया जा रहा है तो वो भी ओनर्स फंड में आता है। ठीक, अब दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज या एग्जाम्पल कह लीजिए ओनर्स फंड के क्या क्या हो सकते हैं। इशू ऑफ इक्विटी शेयर, कंपनी ने अगर इक्विटी शेयर इशू किया है, बेसिकली शेयर इशू किया है, तो वो है ओनर्स फंड। प्लस रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग यानी कंपनी को जो भी प्रॉफिट हुआ है कंपनी ने उसको क्या किया है, रिटेन किया है। रिटेन करना मतलब फिर से बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है, तो वो भी ओनर्स फंड होता है। ठीक, अगला क्या है, बोरोड फंड। बोरो करना मतलब उधार लेना। ठीक है, तो अगर फंड रेज किया जा रहा है थ्रू लोन, अगर कंपनी ने लोन लिया है, उधार लिया है, बोरोइंग किया है, तो वो होता है बोरोड फंड। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक से लोन लिया। ठीक है, ये जो कंपनी है इसने किसी कॉमर्शियल बैंक से लोन लिया, ठीक है, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, या डिबेंचर इशू किए। डिबेंचर इशू किए, हम जानते हैं डिबेंचर क्या है, डिबेंचर इज अ काइंड ऑफ लोन। ये कंपनी है, इसने डिबेंचर इशू किया है, इसका मतलब इसने पब्लिक से लोन रेज किया है, पब्लिक से पैसा लिया है। एंड पब्लिक क्या होगी, पब्लिक इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, वो कंपनी की क्रेडिटर होती है। ठीक है, और डिबेंचर पे कंपनी क्या देती है, फिक्स रेट ऑफ, क्या देती है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का लोन है। तो बोरोड फंड में क्या क्या आता है, कॉमर्शियल बैंक से लोन लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, डिबेंचर इशू किया, या पब्लिक डिपॉजिट वगैरह किया, या ट्रेड क्रेडिट हुआ, ये सब जो है बोरोड फंड में आता है। ठीक, अब बोरोड फंड की कुछ खास बातें हैं। क्या क्या है कि बोरोड फंड, हम अगर किसी से फंड बोरो करते हैं, उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, ठीक है, जैसे अगर हमने होम लोन लिया है, कार लोन लिया है, हमने पैसा बोरो किया है ना, लोन लिया है बैंक से, तो ये क्या होता है, इट इज फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, यानी कितने ड्यूरेशन के लिए मैंने लोन लिया है ये ऑलरेडी स्पेसिफाई होता है। टर्म एंड कंडीशन लोन की जो होती है वो ऑलरेडी मतलब स्पेसिफाई होती है। ठीक है, एंड हमें पूरा पैसा पेमेंट करना होता है एट द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड, यानी जितने ड्यूरेशन के लिए मैंने लोन लिया है, अगर मैंने कोई 20 साल के लिए लोन लिया है तो 20 साल के अंदर में मुझे पूरा पैसा वापस करना होगा। ठीक है, तो ये होता है बोरोड फंड। एंड बोरोड फंड में एक और खास बात होती है कि यहाँ पे क्या होता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे जो इंटरेस्ट का रेट होता है दैट इज फिक्स। ठीक है, ये होता है ना, चाहे आप डिबेंचर की बात करिए, वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है। मैंने अगर किसी कॉमर्शियल बैंक से लोन लिया है तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले ही डिसाइडेड होता है, डॉक्यूमेंट वगैरह पे लिखा होता है कि किस रेट से मुझे बैंक को जो भी पेमेंट करना है वो किस रेट, उस पर इंटरेस्ट कितना लग रहा है, ये सब स्पेसिफाई होता है। ठीक, अब एक बात और खास बात है कि बोरोड फंड में जनरली क्या होता है, कोई भी बैंक है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये क्यों मुझे लोन देगा, थोड़ा मेरी क्रेडिट वर्थिनेस भी तो चेक की जाएगी कि मैं पैसा वापस कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। और बहुत बड़े बड़े अमाउंट के जो लोन दिए जाते हैं उसमें क्या होता है, कुछ फिक्स एसेट के अगेंस्ट लोन दिया जाता है। ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इनको जो लोन मिलता है ना, तो इनके पास कुछ बड़े फिक्स एसेट होते हैं, तो उन एसेट को सिक्योरिटी रख करके लोन दिया जाता है। ठीक है, तो दिस इज द बोरोड फंड, राइट। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप भी देख लिया। ओनरशिप के बेसिस में दो टाइप के होते हैं, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। ठीक, चलिए अब तीसरा बेसिस देखते हैं। थर्ड बेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन, यानी वो जो फंड है वो जनरेट कहां से हुआ है, जो फंड की रिक्वायरमेंट कंपनी को है वो जनरेट कहां से हुआ है। तो इसके बेसिस पे डिवाइड करें तो दो टाइप के सोर्सेज हो सकते हैं। एक होता है इंटरनल सोर्स, एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। एक होता है इंटरनल सोर्स, दूसरा क्या है, एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन, जनरेशन जो फंड है वो रेस कहां से हुआ है उसके बेसिस पे डिवाइड करें तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स होते हैं। इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स। ठीक, इंटरनल सोर्स क्या होता है, इंटरनल सोर्स ऑफ फंड क्या है, यानी जब फंड रेज किया जाए विद इन द बिजनेस, ये जो बिजनेस है, ठीक है, ये जो बिजनेस है कहीं बाहर से फंड नहीं ले रही है, ये अंदर से ही फंड रेज कर रही है। ठीक है, ये जो बिजनेस है ये अंदर से ही फंड रेज कर रही है, कहीं बाहर आउटसाइड वर्ल्ड से पैसा नहीं ले रही है, तो इसे कहा जाएगा इंटरनल सोर्स ऑफ फंड। देखिए लिखा है द फंड विच इज जनरेटेड फ्रॉम विद इन द बिजनेस, यानी बिजनेस के अंदर से जब पैसा जनरेट किया जा रहा है, ठीक है, चीजों को करेक्ट करके, चीजों को ठीक करके अगर पैसा रेज किया जा रहा है तो उसे कहा जाएगा इंटरनल सोर्स ऑफ फंड। ठीक, जैसे एग्जांपल, जैसे सपोज करिए ये जो फर्म है, ठीक है, इसने कुछ वही सेलिंग की है, सामान बेचा है, ठीक है, पर बहुत सारे बिल रिसीवेबल है। बिल रिसीवेबल मतलब बहुत जगह से पैसा आना है पर आ नहीं रहा है, अभी आया नहीं है। ठीक है, तो इंटरनल सोर्स ऑफ फंड क्या हो सकता है कि वो पैसा जल्दी कलेक्ट करे। अभी फंड को अभी ये जो फर्म है इसको फंड की रिक्वायरमेंट है, तो इंटरनल सोर्स ऑफ फंड में के लिए कंपनी क्या कर सकती है
कि जहां जहां से पैसा कलेक्ट होना था, जितने डेटर्स थे उन सबसे क्या करे, जल्दी पैसा कलेक्ट कर ले, तो इससे फंड की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ कंपनी के पास अगर सरप्लस इन्वेंट्री है, सरप्लस यानी एक्स्ट्रा इन्वेंट्री, बहुत ज्यादा इन्वेंट्री है, तो उसको भी अगर ये कंपनी डिस्पोज ऑफ कर दे, बेच दे, तो वहां से भी फंड रेज हो सकता है। अगला क्या है, प्लॉइंग बैक इट्स प्रॉफिट, बेसिकली रिटेन्ड अर्निंग, कंपनी को जो भी प्रॉफिट हो रहा है कंपनी उसको फिर से क्या करे, फिर से इन्वेस्ट कर दे फर्म में। ठीक है, तो ये क्या है, इंटरनल सोर्स ऑफ फंड, ये हो सकते हैं। ठीक है, बट एक बात है, इसकी एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है, कि केवल लिमिटेड नीड ऑफ बिजनेस ही इससे फुलफिल हो सकता है। यानी अगर फर्म को थोड़ा बहुत पैसा चाहिए, ठीक है, तभी ये जो सोर्स ऑफ फंड है ये यूज किया जा सकता है। अगर फर्म को बहुत ज्यादा फंड की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फंड की रिक्वायरमेंट है, तो इंटरनल सोर्स से काम नहीं चलेगा। ठीक है, डेटर से पैसा कलेक्ट करके बहुत ज्यादा तो नहीं कलेक्ट किया जा सकेगा ना, जितने डेटर होंगे उतने उतने ही डेटर से तो पैसा आएगा, या जितनी इन्वेंट्री एक्स्ट्रा होगी उसी को तो बेच सकते हैं, जितना प्रॉफिट है उसी प्रॉफिट को तो वापस री इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक लिमिटेड जो रिक्वायरमेंट है वही फुलफिल होगी इससे, इंटरनल सोर्स ऑफ फंड से। राइट, तो ये हो गया आपका इंटरनल सोर्स ऑफ फंड। एक्सटर्नल की बात करें, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड क्या है, वो सोर्सेज विच लाई आउटसाइड द बिजनेस। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड क्या है, एक्सटर्नल सोर्स में आता है वो सोर्सेज जो बिजनेस के बाहर के हैं। ठीक है, फंड, ये जो फर्म है बाहर से फंड रेज कर रही है, तो वो क्या आता है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड। अब बाहर कौन हो सकते हैं, सप्लायर्स हो सकते हैं, लेंडर्स हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड, यानी फर्म बाहर से फंड रेज करती है। ठीक है, एंड एक्सटर्नल सोर्स कब जनरली यूज किया जाता है, जब ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, थोड़े बहुत पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो जैसे हमारे घरों में भी थोड़े बहुत पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो क्या करते हैं, घर के कुछ खर्चे कम कर लो, बाकी चीजें कर लो, जिससे फंड की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा मुझे फंड की रिक्वायरमेंट है, तो मैं बाहर, मुझे किसी बैंक वगैरह से लोन लेना पड़ेगा ना, तो सेम वही कंपनी के पास है। इंटरनल सोर्स यानी थोड़े बहुत कंपनी में पैसे की जरूरत है, तो कंपनी अपने थोड़ा सा ऑपरेशन को चेंज करके, थोड़ा अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करके, बाकी कुछ वही जो डेटर्स है उनसे जल्दी पैसा कलेक्ट करके उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकती है। लेकिन ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ फंड की रिक्वायरमेंट है, तो बाहर किसी बैंक वगैरह से लोन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड। और इसमें क्या क्या आता है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड में आपका आता है, आपका एक सेकंड पहले लूं, इसमें आता है इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर इशू कर सकती है कंपनी। एक बार स्क्रीन को क्लियर करती हूँ, डिवेंचर इशू कर सकती है। ठीक है, किसी कॉमर्शियल बैंक से लोन ले सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकती है, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। तो ये सब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड है। ठीक, बट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड की कुछ लिमिटेशन भी तो है। अगर मैं बाहर से लोन लूंगी, ठीक है, बाहर से मैंने डिवेंचर इशू किया, चाहे लोन लिया, तो वो क्या होगा, कॉस्टली पड़ेगा ना, मुझे उस पर मुझे इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने फर्म के अंदर से ही फंड रेज किया, अगर मुझे घर में पैसे की जरूरत है, तो मैंने अपने खर्चे कम किए, बाकी कुछ चीजें देखी, अगर मैं इंटरनली उस फंड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही हूँ, ठीक है, तो मुझे उस पर कोई खर्चा तो नहीं देना पड़ेगा, इंटरेस्ट वगैरह तो नहीं देना पड़ेगा। तो इसीलिए एक्सटर्नल सोर्स जो होता है ना, दिस इज कॉस्टली एज कंपेयर टू द, सॉरी, एक्सटर्नल सोर्स जो होता है वो कॉस्टली होता है एज कंपेयर टू द इंटरनल सोर्स। ठीक, और एक और बात क्या है कि मुझे बाहर से अगर फंड रेज करना है, तो मुझे कुछ सिक्योरिटी वगैरह भी तो रखनी पड़ती है। जनरली ऐसा होता है, बैंक्स वगैरह ऐसे ही लोन नहीं देते हैं आपको, मतलब आपकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक की जाती है, नौकरी वगैरह ये सब कुछ, आपका नौकरी है या बिजनेस है वो सब चेक किया जाता है, और कुछ एसेट वगैरह सिक्योरिटी में रखे जाते हैं, मॉर्गेज किए जाते हैं, अगर बड़े अमाउंट का लोन होता है तो। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशन है। राइट, तो यहां तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो हमने देखा 3 बेसिस हैं सोर्सेज ऑफ फंड के। पहला बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, दूसरा क्या है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तीसरा क्या है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन। ठीक, अब आने वाले लेक्चर में ना ये जितने पॉइंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, इक्विटी शेयर, रिटेन्ड अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग, बैंक, कॉमर्शियल पेपर, ये सब जितने आप देख रहे हैं ना, इन सब टॉपिक को एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनके प्रोज एंड कॉन्स, यानी एडवांटेज क्या है, लिमिटेशन क्या है, ये सब हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। और एक बात और है, सॉरी, एक टॉपिक और हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम ये लेक्चर वाइंड अप करते हैं। एक टॉपिक और है, देखिए अब एक बात ये आती है कि ये जो सोर्सेज ऑफ फंड, बहुत सारे सोर्सेज के नाम ये देखिए हमने देख लिए, ठीक है, बहुत सारे सोर्सेज हैं। अब इसमें से बेस्ट सोर्स क्या है, सपोज करिए आपकी कंपनी है, ठीक है, आपने अपनी कंपनी खोली,
अब आप कौन सा सोर्स यूज करेंगे बताइए? आप लॉन्ग टर्म यूज करेंगे, शॉर्ट टर्म यूज करेंगे, मिडिल टर्म यूज करेंगे, अपना खुद का पैसा लगाएंगे, बोरोड फंड यूज करेंगे, इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स, क्या करेंगे? कौन सा सोर्स ऑफ फंड आप यूज करेंगे, ये बात बताइए। तो इसी सवाल का जरा जवाब क्या होगा ये हम देख लेते हैं, एंड उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो कौन सा सोर्स ऑफ फंड जो है बेस्ट रहेगा ये जरा बताइए। तो बता दूं, नो सिंगल सोर्स ऑफ फंड इज बेस्ट। कोई एक जो सोर्स ऑफ फंड है वो बेस्ट नहीं होगा फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। आप कोई ऑर्गेनाइजेशन खोल रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए शायद जो सोर्स ऑफ फंड जो बेस्ट रहेगा वो कुछ और है, और शायद मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने कोई कंपनी खोली, उसके लिए शायद जो सोर्स ऑफ फंड है वो बेस्ट शायद कुछ और रहे। ये डिपेंड करता है बहुत सारी बातों पे। किन किन बातों पे? इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है, पर्पस क्या है, आपके बिजनेस का पर्पस क्या है, मेरे बिजनेस का पर्पस क्या है, कॉस्ट कितनी आपको पड़ रही है, जो आप फंड रेज कर रहे हैं या जो मैं फंड रेज कर रही हूँ इसमें कॉस्ट कितनी पड़ रही है, रिस्क कितना है, मैं रिस्क कितना ले सकती हूँ, ये भी तो बात है, वो कंपनी रिस्क कितना ले सकती है। तो इन सारी बातों पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा सोर्स ऑफ फंड यूज करेंगे, क्योंकि जितने भी सोर्सेज ऑफ फंड होते हैं ना, अभी जो हम आगे पढ़ेंगे, उन सबके कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, सबकी कुछ खास बात है। तो इसीलिए अगर आपको बेस्ट सोर्स कौन सा रहेगा ये आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप प्रॉपरली जो है ना, एक एक जो सोर्स ऑफ फंड है उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें, समझें, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि आप आगे चल के जब अपनी कंपनी खोलेंगे, पार्टनरशिप फर्म खोलेंगे, या कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइज कोई खोलते हैं, तो आपके लिए कौन सा सोर्स ऑफ फंड बेस्ट रहेगा। ये तभी डिसाइड कर पाएंगे जब आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी सारे सोर्सेज ऑफ फंड के बारे में। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेती हूँ, जैसे सपोज करिए आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब आपको फिक्स एसेट, अपने बिजनेस में फिक्स एसेट खरीदना है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फिक्स एसेट खरीदना है, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो फिक्स कैपिटल के लिए जनरली हम लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड यूज करते हैं, लंबे समय के लिए हमें पैसा चाहिए ना, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड यूज करते हैं, एंड जनरली ओन फंड यूज करते हैं, अपना खुद का पैसा लगाते हैं, या और जरूरत है तो बोरोड फंड यूज करते हैं। ठीक है, और अगर मुझे डे टू डे, ये जो फर्म है इसमें डे टू डे ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए, तो उसके लिए मैं शायद शॉर्ट टर्म सोर्स यूज करूंगी। ठीक है, तो वही बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसकी कॉस्ट, उसका रिस्क, उसका पर्पस, कैसी सिचुएशन है, तो बहुत सारे फैक्टर है जिसके बेसिस पर डिवाइड किया जाता है कौन कौन से सोर्सेज ऑफ फंड जो है, कौन से सोर्स ऑफ फंड बेस्ट हो सकते हैं किसी कंपनी के लिए, किसी इंटरप्राइज के लिए। ठीक है, तो अब इसके लिए मैंने बताया ना, प्रॉपरली आपको एक एक सोर्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो समझने के लिए हम अगले लेक्चर में अब इन एक एक सोर्सेज ऑफ फंड को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी रिटेन्ड अर्निंग से हम शुरू करेंगे, इसके प्रोस क्या है, इसके कॉन्स क्या है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। राइट, और एक बात और है, एक बार देख लीजिए वीडियो को पॉज करके, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब नवंबर 2024 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। ये मेरा फर्स्ट चैनल है, ये मेरा सेकंड चैनल है, ये सारे ही सब्जेक्ट मैंने आपके लिए अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट इन सबकी बनाई हुई है, तो जरूर एक बार रेफर करिएगा। और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो दोनों चैनल मेरा जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा, एंड कमेंट करके मुझे बताते रहा करिए कि ये लेक्चर कैसा था, आपके लिए यूजफुल था कि नहीं था। एंड अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरी एप्लीकेशन के थ्रू मुझसे वीडियो कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं। कोई गाइडेंस चाहिए, कोई कंसल्टेशन चाहिए, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में अब हम रिटेन्ड अर्निंग से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।